दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। निदा फाजली जिस तरह अपनी शायरी में, गज़लों और नज़मों में आप बीती पेश करते थे, जो जग बीती जैसी लगती थी, अपने मज़ामीन में, अपने लेख में, आर्टिकल में भी आप बीती बयान करते थे, जो जग बीती से कम दिलचस्प नहीं है। इस मज़मून में वो अपनी एक दिलचस्प आप बीती बयान कर रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर और कई हस्तियां हैं। सुने, आप ज़रूर पसंद करेंगे। साहिर निदा फाजली यूँ लिखते हैं, बम्बई किसी भी आने वाले को आसानी से नहीं अपनाती। कुछ दिन डराती है, कुछ दिन सताती है, कई चप्पलें घिसवाती है, तब कहीं जाकर पास बुलाती है। दूसरी बार बम्बई आया तो महानगर की इस अदा से धर्मवीर भारती ने मुझे मुतारिफ करवाया था। वो ग्वालियर के दिनों से मुझे जानते थे और ओम प्रकाश और नरेश सक्सेना की तरह मुझे भी मेरे गीतों से पहचानते थे। मैं उन दिनों धर्मयुग रिसाला में गीत लिखता था। उन्होंने धर्मयुग के स्टाफ में शामिल होने का ऑफ़र भी दिया था, जो मैं अपनी आवारा मिजाजी की वजह से कबूल नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद शुरुआत की मुंबई की हर धूप में उनका प्यार मेरे घर के पास के नीम की तरह सायादार रहा। हकीकत में नारियल के नगर में नीम जैसे उसी साये ने ही मुझे यहाँ से दोबारा वापस जाने से रोका था। अक्सर मेरी रातें जानिसार अख्तर के घर में या साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ में गुजरती थी। साहिर साहब शाही मिजाज के आदमी थे। उनकी ये शहनशाहियत उन्हें विरासत में मिली थी। उनके वालिद लुधियाना के जागीरदार थे। बड़े जागीरदार होने के नाते कई बीवियों के अकेले शौहर थे। उनमें एक साहिर की माँ भी थी। इत्तेफाक की बात है, उनके हरम में सिर्फ साहिर की वालिदा ने ही जागीर का वारिस पैदा किया, और जो इस खुशकिस्मती के सबब सबकी दुश्मनियों के घेरे में था। उन ख़तरों से बचने के लिए साहिर की वालिदा अपने बेटे के साथ इलाहाबाद अपने भाई के यहाँ शिफ्ट हो गई थी। साहिर को इन ख़तरों से बचने के लिए साहिर की वालिदा अपने बेटे के साथ इलाहाबाद अपने भाई के यहाँ शिफ्ट हो गई थी। साहिर को अपने बाप की जागीर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन समाज ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो उन जैसे शाहाना ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। जिस बिल्डिंग परछाइयाँ में रहते थे वो पूरी उनकी थी। उनके साथ कई कारें, कई कामयाब फिल्में, बड़े बैंक बैलेंस, हर वक्त उनके साथ घूमते फिरते थे। मैं अक्सर शाम होते ही उनकी तरफ चला जाता था और उम्दा खानों और महंगी शराबों की मेज़बानी का लुत्फ़ उठाता था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र समाजी आदाब से बेखबर ज़िंदगी को किताबों के आईना में देखा करती थी। साहिर को अपने से दीवानगी की हद तक प्यार था। अपनी शायरी और फिल्मी गीतकारी में अपनी कामयाबी के सामने दुनिया का हर मौजू उन्हें उस वक्त बेमानी लगता था, जब तक उसका रिश्ता उनके खूबियों से नहीं जुड़ता था। फिल्मी गीतकारी में अपनी कामयाबी के सामने दुनिया का हर मौजू उन्हें उस वक्त तक बेमानी लगता था, जब तक उसका रिश्ता उनकी खूबियों से नहीं जुड़ता था। साहिर दिल्ली से अपने साथ अपनी किस्मत भी लाए थे। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुक़द्दर तलाश कर।
उनके बेशतर हमअसर जानिसार अख्तर, सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी वगैरह ज़िंदगी भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन मुक़द्दर आसमान के चाँद की तरह हमेशा उन्हें दूर से ही लुभाता रहा और साहिर की कलम मुल्क के कोने कोने में धूम मचाती रही। इस जल्दी और मुसलसल कामयाबी ने उनका रिश्ता इस चलती फिरती ज़िंदगी से तोड़ दिया था जिसने उनके मशहूर मजमुआ तलखियाँ में तलखी जगाई थी और जिसकी वजह से उनकी शायरी ने शोहरत कमाई थी। एक रात शायद मुझे नशा ज़्यादा हो गया था और उस नशे में मैं प्रैक्टिकल होने के बजाय किताबी ज़्यादा हो गया था। मेरा एक शेर है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तरक्की पसंद अदब के वसी पस मंज़र में उस रात मुझे साहिर की शायरी उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी रोज़ उन्हें लगती थी। उस रात मेरे होठों से फ़िराक़ और फैज़ की तारीफ़ में कुछ जुमले निकल गए थे जो साहिर की मेहमान नवाजी की शर्तों पर पूरे नहीं उतरते थे। अपने ही घर में किसी मेहमान के मुंह से दूसरों की तारीफ़ सुनकर साहिर का नाराज़ होना ज़रूरी था। उस नाराज़गी ने न सिर्फ साहिर के लफ्ज़ों ने मुझे मेरी औकात बताई बल्कि खाने की मेज़ से भी मुझे उठा दिया। साहिर की गुस्सा भरी आवाज़ सुनकर उनकी माँ अंदर से बाहर आकर दरवाज़े पर खड़ी हो गई थी और साहिर उनसे मेरी शिकायत कर रहे थे। माँ जी, देखो मैंने इसकी हालत पर तरस खाया और नतीजे में ये पाया मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रहा है। दूसरों की तारीफ़ को वो अपनी बुराई मानते थे। मैं मेज़ से उठकर दरवाज़े की तरफ बढ़ा ही था कि देखा साहिर मेरे कंधे पर हाथ रख कर कह रहे हैं, नौजवान इतनी रात को जा रहे हो ... खाना नहीं खा रहे हो तो ये रुपए रख लो। वो मुझे कुछ देना चाहते थे लेकिन मैंने नहीं लिया और तेज़ कदमों से नीचे उतर आया। वो पूरी रात मैंने अंधेरी लोकल स्टेशन पर एक जागती बेंच पर गुजारी। बम्बई फासलों का शहर है। दूर दराज के रहने वाले आखिरी लोकल के निकल जाने पर इसी तरह स्टेशनों पर ही रातें बिताते हैं। लोकल स्टेशनों पर ऐसी ही कई जागती रातें मेरी कई गज़लों और नज़मों की तख्लीक़कार हैं। उनमें से बम्बई के उन्वान से एक नज़्म यूँ है, ये कैसी बस्ती है मैं किस तरफ चला आया, ये कैसी बस्ती है मैं किस तरफ चला आया, फ़िज़ा में गूंज रही हैं हज़ारों आवाज़ें, सुलग रही है हवाओं में अनगिनत सांसें। ये कैसी बस्ती है मैं किस तरफ चला आया, फ़िज़ा में गूंज रही हैं हज़ारों आवाज़ें, सुलग रही हैं हवाओं में अनगिनत सांसें। जिधर भी देखो खुले कूल्हे पिंडलियाँ टांगें, मगर कहीं कोई चेहरा नज़र नहीं आता। यहाँ तो सभी बड़े छोटे अपने चेहरों को, चमकती आँखों को, गालों को, हंसते होंठों को, सुरों को खोल से बाहर निकाल लेते हैं। सवेरा होते ही पेटों में डाल लेते हैं। अजीब बस्ती है ये, अजीब बस्ती है ये, इसमें दिन न रात न शाम, बसों की सीट से सूरज तुलू होता है। अजीब बस्ती है ये, इसमें दिन न रात न शाम, बसों की सीट से सूरज तुलू होता है। झुलसती टीन की खोली में चांद सोता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं रेल और बसों के सिवा, यहाँ तो कुछ भी नहीं रेल और बसों के सिवा, ज़मीं पे रेंगते बेहिस समंदरों के सिवा, इमारतों को निगलती इमारतों के सिवा। ये कब्र कब्र जज़ीरा किसे जगाओगे, ये कब्र कब्र जज़ीरा किसे जगाओगे, खुद अपने आप से उलझोगे, खुद अपने आप से उलझोगे टूट जाओगे, खुद अपने आप से उलझोगे टूट जाओगे।
ऐसी ही परेशानी की एक रात 1992 ईस्वी में आई थी, जब महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत ने बहुत सारा अंधेरा फैज़ाबाद से इंपोर्ट किया था और कई दिनों तक उसे सरकारी मेहमान बनाया गया था। उस अंधेरे ने पहली बार बम्बई में मुझे मेरे मुसलमान होने की खबर दी थी और दूसरे दिन मैं भी दूसरे मुसलमानों की तरह अपने घर से अपने नाम की तख्ती निकाल रहा था। अब तक मेरे लिए मुसलमान होना महज इत्तेफाक था, क्योंकि पैदा होने से पहले किसी से नहीं पूछा जाता कि वो कहाँ पैदा होना चाहता है। पैदा होने के बाद ही उसे घर, मज़हब और ज़बान की इत्तला दी जाती है। वो घर जिस शहर में होता है वो आपका घर हो जाता है। वो शहर जिस खित्ते में होता है वो खित्ते आपका के हो जाते हैं। वो घर जिसमें जन्म होता है उसमें एक मज़हब होता है, वो मज़हब आपका हो जाता है। मीर तकी मीर ने क्या खूब कहा था, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। मुझे भी इस मजबूरी की मुख्तारी की सज़ा मिली तो मुझे एक शायर दोस्त कमल शुक्ला अपने घर ले गए। पूरे शहर में मार धाड़ थी और मैं अपने घर से दूर हिंदुत्व के राज में एक हिंदू के घर में महफूज रातें बिता रहा था। कमल शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके घर में गुजरी वो 2 रातें आज भी मेरे साथ हैं। उन्हीं 2 रातों में मैंने सोचा था, कुत्ते और बिल्लियों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। कहीं का भी कुत्ता हो कुत्ता ही होता है, कहीं की भी बिल्ली हो बिल्ली ही कहलाती है। हमारी सियासत ने भी हमें कुत्ते बिल्लियों जैसा बना दिया है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदू तो गांधी भी होता है, विवेकानंद भी होता है और छोटा राजन भी होता है, और मुसलमान अमीर खुसरो भी होता है, मौलाना आज़ाद भी होता है और दाऊद इब्राहिम भी होता है। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। मुल्क भीड़ से नहीं, भीड़ में शामिल अफराद से बनता है। आज की सियासत का सबसे बड़ा जुर्म यही है कि वो भीड़ की तरफ जाती है, अफराद की तरफ नहीं जाती। और जब तक ये रवैया नहीं अपनाया जाएगा, मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जाएगा। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ। रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ। मज़मून का इख्तिताम। शुक्रिया दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं निदा फाजली के किसी दूसरे किस्से के साथ।